दुनिया भर में मची उठापटक के बीच भारत के प्रधानमंत्री बंगाल में गंगा नदी में कैमरा लेकर फोटो खींच रहे हैं। पूरी दुनिया होर्मुज खुलवाने के लिए कुछ न कुछ बोल रही है, पाकिस्तान तक लगा पड़ा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को समुद्र के खारे पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गंगा में नौका विहार कर रहे हैं। इसी निश्चिंतता के कारण लोग प्रधानमंत्री को भगवान बोलने लगते हैं। मोदी की ऐसी तस्वीरें बनारस से आती थी, लेकिन बनारस का चुनाव आने में देर है। ये बंगाल है। मोदी कैमरा लेकर हावड़ा ब्रिज के पास नौकाटन पर निकले। लोग मोदी की फोटो खींच रहे थे, मोदी लोगों की फोटो खींच रहे थे। सरकारी रील बनाने वाला दल इस पूरी खिंचम खिंचाई की फोटो खींच रहा था। सब खींच रहे थे, जो नहीं खींच रहे थे वो मोदी मोदी चीख रहे थे। मिडिल ईस्ट के होर्मुज वाले पानी में जैसे बंदूक तनी हुई है, वैसे ही बंगाल के पानी में कैमरे तने हुए हैं। वहां भी शूट हो रहा है, यहाँ भी शूट हो रहा है। डिजिटल क्रांति की इससे बड़ी कोई तस्वीर नहीं हो सकती। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों के हाथ वगैरह पकड़कर फोटो वगैरह खिंचवाई। वो जिस मुस्कान के लिए क्रिटिसाइज किए जाते हैं वो मुस्कान भी दिखाई। इस दृश्य की रील भी बड़े अच्छे से बनी। अब प्रधानमंत्री जी के हाथ में कैमरा नहीं था, अब वक्त एक्टिंग का था। उसके बाद फिर से उनको कैमरा दे दिया जाता है। कैमरा प्रॉप का अच्छा काम कर रहा था। कहते हैं बंगाल में फोटो प्रेमी लोग ज्यादा रहते हैं, कलाकार की कला को सम्मान देने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। गोदी मीडिया कहता है कि इस नौकाटन से भाजपा का नदी के किनारे रहने वाला वोट पक्का हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस नौकाटन से कला प्रेमी लोग भाजपा की तरफ झूम कर आ गए होंगे। मोदी के नौका विहार पर विशेषज्ञ एक राय नहीं बना पा रहे हैं। राजनीति के नए छात्रों को देखना चाहिए कि वोट झटक लेना कितना आसान होता है। दोस्तों, नौकाटन समाचार के बाद आज के वीडियो में बात बंगाल चुनाव पर होगी। पहले चरण के बाद बंगाल कौन जीता, मुझे मालूम है कि आप भी इसी विषय को सुनना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने इतिहास रच दिया। 92.5% मतदान ने सभी रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने वाली पार्टी भाजपा ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे। बिहार में कई चरण में चुनाव हुए, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसी भी चरण के खत्म होने के बाद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। दिल्ली से फेवरेट पत्रकारों को बुलाकर सवाल पूछवाए गए। भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैठिए भाई, ये आगे से हाथ खड़े करते हैं, उनको बुलाओ यार, तुम कमाल आदमी हो। गुड मॉर्निंग। यू वर इन द हाँ, खड़ा करते हैं भैया, गुस्से मत हो यार। क्यों ममता दीदी जैसा करते हो? करता हूँ मैं। साथ ये भी कही थी कि चुनाव बंगाल कब्जा करने के बाद दिल्ली कब्जा करेंगे और दिल्ली से भाजपा को भगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। चल, नीरज फ्रॉम जी न्यूज। ईशान दत्त। चलिए भैया, धन्यवाद। आप खींच खींच कर आप लोग सवाल बना रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीतें हासिल की, वहां किसी भी चरण के बाद जीत पर दावा करने के लिए शाह ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। रैली के मंच से ही दावा किया जाता रहा है। तो बंगाल में खास क्या है? इसका जवाब 4 सवालों से मिलता है। पहला सवाल, क्या भाजपा बंगाल में प्रचंड लहर के साथ सरकार बना रही है? दूसरा सवाल, क्या प्रचंड लहर जनता के जरिए नहीं, ज्ञानेश के जरिए उत्पन्न हो रही है? तीसरा सवाल, क्या आने वाली प्रचंड लहर पर शक न किया जा सके, इसके लिए ये कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है? चौथा सवाल, या फिर भाजपा बुरी तरह से हार रही है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए दूसरे चरण से पहले जीत की घोषणा हो रही है? 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि वो पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने जा रहे हैं। कुल सीटें 294 हैं। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए होंगी, यानी अब दूसरे चरण की बची हुई 141 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 38 सीटें चाहिए। अमित शाह को सुनने के बाद ऐसा लगा कि बाकी दल तो चुनाव में है ही नहीं। अमित शाह ने नमक का पूरा फर्ज अदा कर रहे इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद भी दिया। आज की तारीख में भाजपा के अलावा इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद कोई नहीं देता है। पहले चरण के मतदाताओं का और इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जो सारा तंत्र है,
उसका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। इतनी भारी वोटिंग को अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का संकेत माना जाता है, लेकिन बंगाल में ये समीकरण सीधा नहीं है दोस्तों। ग्रामीण और महिला वोटर बड़ी संख्या में मतदान करते हैं, जो परंपरागत रूप से ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। महिलाओं को बंगाल में भाजपा तोड़ सके ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता था महिला आरक्षण बिल वाला, वो भी 3 दिन संसद खुलवाकर आजमा लिया गया, लेकिन काम नहीं आया। टीएमसी का बूथ लेवल मैनेजमेंट इस हाई टर्नआउट को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति सिर्फ भाषणों पर नहीं है, बल्कि डायरेक्ट कनेक्शन पर टिकी हुई है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री जैसी योजनाओं ने महिला वोट बैंक को बहुत मजबूत किया है। स्थानीय स्तर पर पार्टी कैडर की पकड़ अभी भी भाजपा से कहीं ज्यादा गहरी मानी जाती है। दोस्तों, ममता की बंगाल की बेटी वाली छवि इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर नैरेटिव में उन्हें बढ़त देती है। इसीलिए अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ करना पड़ गया कि भाजपा भी जीत की स्थिति में बंगाली मुख्यमंत्री ही देगी। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। भाजपा ने पिछले चुनाव में बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं। स्थानीय नेतृत्व का अभाव और केंद्रीय चेहरों पर ज्यादा निर्भरता है। संगठन में अंदरूनी खिंचतान है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ न बना पाना भाजपा की राह का बड़ा रोड़ा है। अमित शाह का दावा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन बंगाल में सिर्फ आक्रामक प्रचार से जीत मिल पाना मुश्किल रहा है। इसीलिए सिर्फ ये कहना ही कि हम 150 सीटों में से 110 सीटें जीत रहे हैं, ये काफी नहीं है। यह अमित शाह को भी मालूम है। इसीलिए रैली में कहते वो पाए गए कि सरकार बना दो, मई महीने से 3,000 रुपए दूंगा और बेरोजगारों के खातों में भी 3,000 रुपए डाल दूंगा। आप भाजपा सरकार बना दो, मई महीने से हर महीने आपके अकाउंट में 3,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेज दे और हर बेरोजगार युवा के लिए उसके अकाउंट में भी 3,000 रुपया हम जमा करा देंगे। 3,000। तो क्या भाजपा के लिए जीत इतनी आसान है? सीधा जवाब नहीं। बंगाल का चुनाव सिर्फ हवा से नहीं जीता जाता। यहाँ संगठन, स्थानीय भरोसा और सामाजिक गठजोड़ बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और इन तीनों मोर्चों पर ममता बनर्जी अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देती हैं। शंका कांग्रेस के रुख से पैदा होती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण ने बंगाल में भाजपा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। कांग्रेस ममता बनर्जी का कितना नुकसान कर पाएगी? खुद कहां खड़ी हो पाएगी? क्या कांग्रेस ममता बनर्जी का भी केजरीवालकरण करेगी? ये देखना होगा, क्योंकि आज की तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लोग भाजपा को वोट करें। महिलाएं ममता बनर्जी के साथ हैं, उनको काट पाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए तो महिला आरक्षण बिल की पूरी स्क्रिप्ट लिख करके 3 दिन बीच में ही अचानक संसद खोल दी गई। चुनाव आयोग ने 91 लाख वोट काट डाले हैं। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि 2021 के बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को कुल वोट 2 करोड़ 89 लाख के करीब मिले थे। भाजपा को 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले थे। अगर काटे गए 91 लाख वोट ममता बनर्जी के ही हैं, तो मामला पूरी तरह से पलट सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर चुनाव आयोग ही भाजपा की तरफ से लड़ रहा है, तो परिणाम और लोगों के मूड पर बात करना ही बेकार है। लेकिन फिर से मानकर चलते हैं कि भाई चुनाव आयोग केवल चुनाव कराने वाली संस्था है। पहले चरण की भारी वोटिंग और भाजपा के आत्मविश्वास के बावजूद बंगाल की जमीन पर मुकाबला उतना एक तरफा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। बंगाल में चुनाव का असली नतीजा नैरेटिव नहीं, बल्कि नेटवर्क तय करता है, और इस मामले में ममता बनर्जी का पलड़ा अभी भी बहुत भारी नजर आता है। तो मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।